नमस्कार, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है जनवाइस के इस लीगल अवेयरनेस के इवेंट पे, सेशन पे। यहाँ पिछले कुछ समय से मैं हर बार पिछले कुछ समय से कोई ना कोई ऐसा टॉपिक लेकर के आ रही हूँ, लॉ से रिलेटेड, लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड, जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमको कहीं ना कहीं जरूरत प्रदान कर सकता है। आप में से कुछ लोग मुझे जानते हैं पहले से, कुछ लोग आज शायद पहली बार इस इवेंट में आए होंगे, तो मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम शैली है और मैं दिल्ली हाई कोर्ट में और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में एज अ लॉयर प्रैक्टिस करती हूँ और जनता को अवेयर करने का काम करती हूँ। अगर कहीं पे भी हमको लीगली हम स्टक हो जाते हैं, हमारी कुछ क्वेरीज होती हैं, हमारे कुछ डाउट्स होते हैं, तो उनको मैं इस चैनल के माध्यम से, और भी तरीके हैं जिसके माध्यम से मैं अपने सेशंस को लेके आप लोगों को इसके बारे में अवेयर करती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये चाहती हूँ और हम सब ऐसा सोचते हैं कि शायद कभी भी किसी को भी भगवान ना करे कि हॉस्पिटल या कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, कभी किसी को भी प्रोफेशनली किसी डॉक्टर की और किसी लॉयर की जरूरत ना पड़े, तो बहुत अच्छा रहे पूरी लाइफ। लेकिन तभी भी क्या है ना, परेशानियां और मुसीबतें कभी बताए बिना भी आ जाती हैं, कभी भी बिना बताए आ जाती हैं। और तब उस समय हम परेशान होते हैं, क्यों? क्योंकि हमने तो भगवान से हमेशा ये मांगा था कि भगवान हमारी जिंदगी में कभी कोई लीगल प्रॉब्लम मत देना, कोई मेडिकल प्रॉब्लम मत देना। लेकिन क्योंकि ये शरीर है तो मेडिकल प्रॉब्लम भी आती है, इट्स अ मशीन। और क्योंकि ये लाइफ है तो इस लाइफ में कभी ना कभी लीगल प्रॉब्लम भी हमको फेस करनी ही पड़ जाती है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमारे पास अगर थोड़े बहुत टिडबिट्स हो, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज हो, तो हमारे लिए सहूलियत हो जाती है इस बात को समझने की। तो जैसा कि कुछ लोग मुझे यहाँ पे पहले से जानते हैं, आपको पता है, मैं अपनी बात को कहानियों के माध्यम से कहने में बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है उससे बातों को समझना, टॉपिक को समझना और प्रॉब्लम की गंभीरता को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपने हर टॉपिक को किसी कहानी के साथ शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले आप सबसे मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि कृपया किसी भी तरीके से अंगूठा दिखा के या कैसे भी मुझे बताएं कि क्या आपको मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली। गीता मैम, गुड इवनिंग। सब आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, थैंक यू वर्षा जी, भारत भूषण जी। तो अभी हम स्टोरी से शुरुआत करेंगे, कहानी से शुरुआत करेंगे, और उसी के बीच में आप लोग मुझे बताइएगा खुद ही कि कितने लोग समझ पाए कि आज का हमारा टॉपिक है तो क्या है। ठीक है? तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में। गांव का नाम से कुछ भी रख लेते हैं हम, रामपुर गांव है। और वहां पे रामू नाम का एक बहुत ही मासूम सा भोला भाला किसान है, जिसने पूरे जीवन में सिर्फ कृषि करी है और कुछ नहीं जानता। वो खेती करता है और खेती से जो उसकी इनकम होती है उससे वो अपने घर को चलाता है। तो बहुत ही सिंपल सा इंसान है, अनपढ़ है, कुछ नहीं जानता। लेकिन अच्छी बात क्या है कि वो बहुत अवेयर है और उसने ये सोचा कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी बेटी को जरूर पढ़ाऊंगा। तो वो गांव के स्कूल में अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए भेजता है। और बेटी बाय चांस पढ़ने में बहुत अच्छी निकलती है, बड़ी तेज होती है। 5वीं कक्षा के बाद से हर साल अपनी कक्षा में टॉप कर रही होती है। और इस बार भी जब 10वीं कक्षा में आती है तो 89% ला करके सबको चौंका देती है। सब लोग बड़े हैरान होते हैं कि एक किसान की बेटी ने इतने अच्छे परसेंटेज लाई। अब क्या होता है कि सरकार की इसके हिसाब से एक पर्टिकुलर परसेंटेज के बाद आपको छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। तो जब स्कॉलरशिप की बात आती है तो नीलम, जो कि उसकी बेटी थी, उसका नाम कहीं लिस्ट में था ही नहीं। सूची में, जो छात्रवृत्ति वाले स्टूडेंट्स की सूची में उसका नाम ही नहीं था। तो अब रामू जो था बड़ा परेशान हो जाता है, स्कूल जाता है, जो वहां के प्रिंसिपल थे, क्लर्क थे, उनसे पूछता है पहले। तो क्लर्क से मिलता है पहले, तो शुक्ला जी क्लर्क होते हैं, तो उनसे, तो शुक्ला जी से पूछता है तो शुक्ला जी कहते हैं कि अरे बहाना बनाते हैं, सूची ऊपर गई है, आएगी तो पता चलेगा, हम तो कुछ नहीं कह सकते। जैसे आपने देखा है अक्सर ही सरकारी महकमे में लोग एक तरफ से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ झाड़ना बड़ा आसान समझते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने बोला कि जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, इसमें सूची चली गई है ऊपर, अब जो होगा सो होगा। अब रामू बहुत मायूस होकर के वापस लौट आता है। नीलम भी उदास हो जाती है, क्योंकि अब आगे की पढ़ाई जब उसको करनी है, उसके लिए जो पैसे चाहिए, जो हायर स्टडीज में जाना है, वो सब उसको छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। क्या पता उसकी आगे की पढ़ाई भी रुक जाए।
तो इसी समय एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक सोशल वर्कर आता है, जो कि वहां पे रह करके गांव के लोगों के हित के लिए काम करता है, वो सोशल वर्क करता होता है। तो रामू ने उससे जाके मिलता है, रामू, और उस सोशल वर्कर से अपनी बात कहता है। तो बहुत ही आराम से वो जो सोशल वर्कर था वो कहता है कि सरकार से जवाब मांगना आपका अधिकार है, क्या आपने कभी उस अधिकार का प्रयोग किया? तो अब रामू को तो कुछ पता ही नहीं। रामू कहता है कि जी मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि किस तरीके से मैं सरकार से पूछ सकता हूँ। तो फिर उसको एक वो फॉर्म भरवाता है, एक एक अलग तरह का फॉर्म होता है, वो भरवाया जाता है। उसको भरवा के वो फॉर्म शिक्षा कार्यालय में जमा होता है। जमा होने के करीब 25 दिन के बाद रामू को डाक से जवाब मिलता है। जवाब ये होता है कि नीलम का नाम पहले तो सूची में था, लेकिन अंतिम सूची में काट दिया गया क्योंकि दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो अधूरे गए हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब वीरेंद्र ने दोबारा फिर से वो फॉर्म सबमिट किया और पूछा कि ये कौन सा दस्तावेज था, कौन सा डॉक्यूमेंट था। वीरेंद्र जो सोशल वर्कर था, उसने रामू के साथ मिलकर के फिर से वो अप्लाई किया वही फॉर्म, और पूछा कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट था जो मैंने नहीं लगाया। तो अब जब बार बार इधर की तरफ से, इनकी तरफ से फॉर्म जमा हो रहे हैं, बार बार आवेदन जा रहा है, तो बात की तहकीकात होती है। और तहकीकात होती है तो खुलासे के बाद पता चलता है कि जांच होती है और कुछ अफसरों के लापरवाही सामने आती है। लापरवाही सामने आती है, नीलम को छात्रवृत्ति मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, और साथ ही पूरे जिले में छात्रवृत्ति प्रक्रिया को ऑनलाइन पारदर्शी पोर्टल पर डालने का आदेश जारी होता है। क्या होता है उसके बाद? नीलम आगे पढ़ाई करती है, 12वीं में भी टॉप करती है। उसके बाद आगे जाकर के किसी और अपनी उच्च शिक्षा में पढ़ाई करती है, जहां उसको फिर सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति मिलती है। तो उससे किसी आगे जाकर के वो वकील बनती है। तो किसी ने उससे पूछा कि तुमने वकील बनने का फैसला क्यों किया? तो नीलम मुस्कुरा के कहती है कि मैंने देखा कि कभी कभी एक सवाल पूछना भी बदलाव ला सकता है, तो वही सवाल कहाँ पूछना है और किस जगह पे पूछना है, यही जानना जरूरी होता है। तो ये कहानी हमने पढ़ी। क्या हम में से किसी को भी आइडिया लगा कि ये आज का हमारा टॉपिक क्या हो सकता है और किस चीज पे हो सकता है? इसके बारे में हम आराम से हम चर्चा करेंगे। कोई भी चाहे तो मैसेज बॉक्स में लिखें या कमेंट या हैंड रेज करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ जी, भारत भूषण जी बताना चाहते हैं, एक सेकेंड। हाँ, थोड़ा थोड़ा इंटरैक्टिव रहता है सेशन तो मजा आता जी। विधिक है। सॉरी साक्षरता, विधिक जी जी साक्षरता, जी जी, लीगल वेरी लिटरेसी। नाइस, बिल्कुल। लीगल लिटरेसी बहुत जरूरी है, वो है इसमें। और इसी से रिलेटेड हमारा आज का जो एक टॉपिक है वो है राइट टू इनिशियल, राइट टू इंफॉर्मेशन, जानने का अधिकार, पूछने का अधिकार। किसी भी तरह का हमारे देश में कुछ भी काम हो रहा है, कुछ भी हमारे सरकार से हमको कोई भी तरह का सवाल पूछने का अधिकार हमको दिलाता है राइट टू इंफॉर्मेशन। इसके बारे में एक बहुत खूबसूरत सी एक मैं साथ साथ में एक पीपीटी शेयर करती जाऊंगी, जिससे कि आपको थोड़ा सा ओके, आई होप आपको पीपीटी वो दिख रही हो। हाँ जी। अच्छा, इसको हम फुल वो कर देते हैं, फुल स्क्रीन। ठीक है, बड़ी अच्छी बात कही हमने भी। देखिए, ऐसा नहीं है कि जानने का अधिकार कोई नई बात आई हो, बहुत पहले से हमारे बारे में हम लोग को ये बताया जाता है कि हमारे साथ क्या एक्शन हो रहा है। ट्रुथ अबाउट द एक्शन मस्ट बी नोन, यानी कि हमारे जीवन में, हमारे जीवन की बहुत सी चीजों का जो निर्धारण करते हैं वो क्या कर रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ वो हमारे जीवन में क्या नहीं कर रहे हैं, वो भी जानने का हमें अधिकार है। और इसके अलावा हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है जो कि प्रोहिबिटेड है, जो कि नहीं होना चाहिए और हमारे साथ हो रहा है, ये भी जानने का, उस सत्य को जानने का भी हमें अधिकार है। इस तरीके से अगर कुछ भी जगह हमें ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसी चीज है जो हमें बताई नहीं जा रही है, सरकार से रिलेटेड, सरकारी कामों से रिलेटेड,
तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं राइट टू इंफॉर्मेशन की। राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? ये एक एक्ट है जिसको कि हम कहते हैं कि आम आदमी का पावरफुल अधिकार, एक आम आदमी का अधिकार जो कि उसको आम से बहुत खास बना देता है। आज हम इसी एक टॉपिक को लेकर के आए हैं और ये एक लीगल राइट नहीं है, ये एक तरीके से सिर्फ लीगल एस्पेक्ट पे ही नहीं, हर एस्पेक्ट पे हमारे जीवन में यूज हो सकता है। किस तरीके से हम इसको करते हैं, क्या क्या प्रश्न हम सरकार से पूछ सकते हैं, सरकार की कौन सी बॉडीज से पूछ सकते हैं, हम में से कौन है जिसको सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार है, इन सारे सवालों का जवाब लेकर मैं आज यहाँ पे आप सबके सामने उपस्थित हूँ। एक ये सिर्फ लीगल नहीं, एक तरह से इमोशनल और सोशल एम्पावरमेंट है। कैसे सोशल एम्पावरमेंट कैसे है? हम एक सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में देखिए हम सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में आर्टिकल 19 में ये बताया गया है कि हम सबको बहुत से कुछ राइट्स हैं, हमको बहुत से अधिकार मिले हुए हैं, मौलिक अधिकार जिनको हम कहते हैं। उन मौलिक अधिकारों का ठीक से उपयोग हो रहा है या नहीं, या किसी भी सरकारी बॉडी के द्वारा उसका हनन हो रहा है, तो ये जानने का अधिकार हमको राइट टू इंफॉर्मेशन दिलाता है। ठीक है, तो ये इमोशनल सोशल, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहां हमारे साथ सब सही है कि नहीं है, उसका राइट हमको दिलाता है। ये आम आदमी का एक पावरफुल हक होता है और इसके द्वारा हम किसी से भी, सरकार की किसी भी बॉडी से हम कुछ भी पूछ सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। अभी 2005 में ये आया है, इंडिया में आया है और अ, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में 48वां ऐसा देश है जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन को लेकर के आया है। इसके अलावा 100 से भी ज्यादा देश हैं जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन को अपने देश में अपनाते हैं, लेकिन ये कानून हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आने वाला पूरे विश्व में 48वें नंबर पे था। और इसका सिंपल सा मकसद यही है कि आप सरकार से वो सवाल पूछ सकें जिसको जानने का आपको पूरा पूरा अधिकार है। यह कानून कहता है कि हर भारतीय नागरिक चाहे किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी तरह की जानकारी मांग सकता है और वो जवाब देने के लिए वो कानून से बंधा होता है, वो सरकारी जो व्यक्ति है या सरकारी बॉडी है वो बंधी होती है। अक्सर हम लोग ये बात करते हैं, हम लोग अक्सर ही इस बात पे शिकायत करते हैं कि सिस्टम बहुत खराब है, क्योंकि हम जान रहे हैं जितनी बड़ी डेमोक्रेसी में हम रह रहे हैं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में हम रह रहे हैं, सबसे बड़ा गणतंत्र है हमारा, तो इतने बड़े देश को चलाने के लिए बहुत ज्यादा अव्यवस्थाएं हो जाती हैं, जिसपे हमारा एक हक है कि हम हर बार सवाल करते हैं कि ये सरकार कुछ नहीं करती, सरकार ये क्यों नहीं करती, सरकार वो क्यों नहीं करती। तो यही सवाल हम अगर आपस में एक दूसरे से पूछते हैं ट्रेन में बैठ के या अपने घरों में बैठ करके, इससे बहुत अच्छा रहेगा कि हम डायरेक्ट सरकार से पूछें कि आप ये क्यों नहीं करते, आप वो नहीं क्यों नहीं करते, या किस किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, इसको भी हम समझेंगे। पहले हमारे लिए ये देखना जरूरी है कि राइट टू इंफॉर्मेशन होता क्या है और क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि डेमोक्रेसी में रहते हैं हम, है ना, हम गणतंत्र में रहते हैं और गणतंत्र में रहने के लिए यहाँ के सिटीजन्स को जरूरी है कि वो वेल इन्फॉर्म्ड हो। हमने ही चुना है यहाँ के मंत्रियों को, यहाँ के मंत्रालय को, हर चीज को। इस देश में जितने भी छोटे लेवल से लेके ग्राम प्रधान से लेकर के ग्राम पंचायत के सदस्य से लेकर के प्रधानमंत्री तक, हर व्यक्ति को हम चुनते हैं। तो अगर हमारी चुनी हुई सरकार है तो वो हमारी चुनी हुई सरकार हमारे पक्ष में क्या कर रही है, हमारे भले के लिए क्या कर रही है, ये जानने का पूरा पूरा हक हमको डेमोक्रेसी दिलाती है। ये जरूरी है जानना। इसके अलावा ये जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, अभी देखिए क्या होता है, इंफॉर्मेशन ना हमारे पास अलग अलग माध्यम से आती है। यहाँ पे इस बात को जानना बहुत जरूरी है। कभी क्या होता है कि हमको टीवी से कोई इंफॉर्मेशन आ गई है ना, कभी हमने टीवी के किसी चैनल में देख लिया, कभी किसी एड में देख लिया, कभी कहीं देख लिया, तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो कितनी सही है, वो कितनी सही है, कितनी ट्रांसपेरेंट है, ये हमको पता चल जाता है जब हम राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू अपने आप को एक्सपोज करते हैं, सवाल करते हैं सरकार से। तो प्रमोट ट्रांसपेरेंसी हमारे और सरकार के बीच में एक पारदर्शिता को लेकर के आता है और सरकार के प्रति
अकाउंटेबिलिटी को दर्शाता है। यानी कि सरकार अगर हमारे टैक्स के पैसों से, देश के पैसों से, जनता के पैसों से अगर देश का कुछ काम कर रही है तो वो काम क्या सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जानने का हक हमको आरटीआई दिलाता है। इसके अलावा करप्शन पे भी कंट्रोल होता है। अगर आरटीआई हम यूज करते हैं तो लोग थोड़ा सा तो मन में लोगों के आता ही है कि हम कहीं ना कहीं से देखे जा रहे हैं, हमें दिखाया जा रहा है। क्यों जरूरी है आरटीआई? Why RTI Act? To secure access to information which is under control of public authority. अभी क्या है, पब्लिक अथॉरिटी क्या कर रही है ये हमको अपने घर बैठे तो पता चल नहीं सकता, क्योंकि एक सरकारी महकमा है, विभाग है, वहां पे हजारों लोग जुड़े हुए हैं हर विभाग से। तो कौन सा व्यक्ति अपने काम को पारदर्शिता से कर रहा है, अच्छे से कर रहा है कि नहीं, ये हमें इससे एक्सेस दिलाता है। यानी कि एक आम आदमी को वहां तक, सरकारी विभाग तक उसकी पहुंच हो जाती है डायरेक्ट। जैसे अक्सर हम क्या करते हैं, स्कूल में अगर हमारी टीचर्स हमको ठीक से पढ़ा नहीं रही है तो हम प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दें, कुछ ऐसा सा ही आप इसको मोटे मोटे तौर पे समझ सकते हैं। फॉर सेटिंग प्रैक्टिकल रिजीम ऑफ आरटीआई फॉर सिटीजन्स, जितने भी लोग हैं, जितने सिटीजन्स हैं, उनके लिए एक प्रैक्टिकल, एक तरह से व्यवहारिक एक उनको समाधान मिल जाता है इस तरह का, जहां पे वो अपनी परेशानियों को पूछ सकते हैं, अपने सवालों को पूछ सकते हैं। टू हार्मोनाइज कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ रेवल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ, किसी भी तरह का हम सवाल पूछना चाहते हैं उसको हम आरटीआई के माध्यम से पूछ सकते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या क्या हम जानते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या क्या चीजें हैं जो हम सरकार से डिमांड कर सकते हैं। उसमें क्या इंक्लूड होता है? उसमें इंक्लूड होते हैं रिकॉर्ड्स, हमारे जो भी रिकॉर्ड्स हैं, हमारा जो भी डेटाबेस है, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात, जैसे हमने भी कहानी में सुना, थोड़ा सा वो बहुत हाई लेवल का नहीं था, बहुत छोटे लेवल पे था, लेकिन तब भी हम हमारे क्या डॉक्यूमेंट सरकार के पास हैं, हम सरकार से कोई भी डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, कोई भी मेमोज, ईमेल्स, कहीं पे भी जहां वो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है जो कि हमें हमारी डे टू डे कार्य प्रणाली में हेल्प कराती है और या सरकारी चीजों से हमको रूबरू कराती है, उसके बारे में हम जान सकते हैं। कोई भी ओपिनियन ले सकते हैं, कोई भी एडवाइस ले सकते हैं, किसी प्रेस रिलीज के बारे में बात कर सकते हैं, सरकार ने कभी कोई सर्कुलर दिया हो, कोर्ट का कोई ऑर्डर हो, या सरकार के किसी महकमे का कोई ऑर्डर हो, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन है उसको हम ले सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देती हूँ, थोड़ा, क्योंकि हो सकता है थोड़ा थियोरेटिकल लग रहा हो। कभी कभी क्या होता है कि कोई सड़क बन रही है, तो उस सड़क के बनने में, सपोज आप देख रहे हैं कि सड़क बन रही है लेकिन उस तरीके से काम नहीं हो रहा जैसे कि होना चाहिए, ऐसे में आप ना उस डिपार्टमेंट में, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आप आरटीआई डाल करके उनसे ये पूछ सकते हैं कि ये सड़क बनने का जो बजट है वो कितना था, कितना इसमें बजट है जो कि यूज हुआ है, कितना इसमें किस तरह का मटेरियल यूज हुआ है, कौन सी कंक्रीट यूज हुई है, कहाँ से हमारा लॉजिस्टिक क्या है, किसी भी तरह का आप ना इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं। या फिर ये कहिए कि किसी जैसे सरकार राशन प्रदान करती है ना, जो हमारे यहाँ के बीपीएल के लोग हैं या जिनके पास राशन कार्ड होता है, उनको राशन प्रदान करती है, तो राशन कितना आया, सरकार का बजट कितना था, क्या जितना बजट था उस तरीके से मिल रहा है लोगों को या नहीं मिल रहा है, या कहाँ पे लूप होल है। हम जब एक सीक्वेंस में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ से तो ठीक जा रहा था, यहाँ पे आकर के रुक गया, यानी कि इस पर्टिकुलर अथॉरिटी ने, इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने अपने लेवल पे कुछ धांधली करी है। यानी कि एक मोटे मोटे तौर पे हमको बहुत सी इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू मिल जाती है, जानने के अधिकार के थ्रू मिल जाती है। किसी भी तरह की लॉग बुक है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, रिपोर्ट्स हैं, पेपर्स हैं, सैंपल्स हैं, मॉडल्स हैं, कोई भी ऐसी चीज जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो या फिर वो पेपर फॉर्म में हो, वो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में हो, किसी भी तरीके से आप उसके बारे में आप पूछ सकते हैं सरकार से। इसके अलावा जो प्राइवेट बॉडीज होती है ना, देखिए हम समझते हैं कि प्राइवेट कंपनीज होती हैं, वो पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट है तो उनका पब्लिक अथॉरिटी से कोई संबंध ही नहीं है। हम कोई भी, चाहे प्राइवेट बैंक है, चाहे कुछ भी है, लेकिन वो एक सरकारी उसके अंतर्गत तो आता ही है। तो अगर प्राइवेट बॉडी भी हमारे साथ कुछ गलत कर रही है, कोई बैंक है जो हमारे साथ ठीक से नहीं कर रहा है, या कहीं भी, मतलब आप ये मान करके चलिए कि इसके जो यूसेज हैं दैट इज अनलिमिटेड, वो अनलिमिटेड है, उसमें कोई लिमिट ही नहीं है।
बहुत सारे आप सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ एक वोटर नहीं हैं, आप एक स्टेक होल्डर हैं अपने देश में। हम जैसे अक्सर कहते हैं किसी कंपनी में कुछ लोग शेयर होल्डर होते हैं, स्टेक होल्डर होते हैं, ऐसे ही इस देश में भी आप स्टेक होल्डर हैं। वाई? क्योंकि यहाँ जो धन लग रहा है, यहाँ के देश की व्यवस्था में जो धन लग रहा है, वो हमारी और आपकी हार्ड अर्न मनी का ही लग रहा है, टैक्स के रूप में हम पे करते हैं। तो कंपनी के देश के अच्छे बुरे में अगर देश का उत्थान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से बीइंग द स्टेक होल्डर हमारी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है, और एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन हमारी लाइफस्टाइल भी इंप्रूव हो रही है। और अगर वही चीज हम एज अ स्टेक होल्डर देखें, तो अगर हमारे दिए हुई धनराशि का टैक्सेशन का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हमारा ही लाइफस्टाइल को, हमारी पर कैपिटा इनकम को, हमारी इनकम को और हमारे जीवन जीने की शैली को बहुत ज्यादा लो कर देता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम सरकार से सवाल पूछें। करप्शन के बारे में भी हमको पता चल जाता है कि करप्शन है कि नहीं है। अच्छा, कैसे शुरू हुआ ये भी मेरे ख्याल से आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे कि राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संस्था संगठन ने इस मुहिम को शुरू किया था। और उन लोगों ने कहा कि हमने काम किया है, पैसा मिला या नहीं, ये जानकारी जानना, ये जानकारी रखना हमारा अधिकार है। तो वहां से इसकी शुरुआत हुई। बड़ी हैरानी की बात है कि एक छोटे से लेवल से, छोटा लेवल तो हम नहीं कहेंगे, किसान अपने आप में इस देश की सबसे मजबूत शक्ति है। अगर वो अपने राइट्स को पहचान ले और वो एकजुट हो जाए तो बहुत बड़ी शक्ति है। तो इस तरीके से उन लोगों ने जब इस तरह से सवाल किए तो 2005 में ये बना। मतलब ये एक्ट बनाया गया बहुत ही सिंपल लोगों से, जो कि शायद एक तरीके से एकेडमिकली बहुत पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद भी जब उन्होंने अपने राइट्स के लिए जानना चाहा, तो फिर उनको तब ये एक्ट पिक्चर में आया, सामने आया। ठीक है, तो हम किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से पूछ सकते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट से पूछ सकते हैं। मैं आपको एंड में पूरा बताऊंगी कि क्या प्रोसेस है, किस तरीके से करते हैं, क्या फीस है, क्या है, हम सब इस बारे में बात करेंगे। अच्छा, अगर हम शहरों में रहते हैं तो हम नगर निगम से पूछ सकते हैं, अगर हम ग्राम में रहते हैं तो हम ग्राम पंचायत में पूछ सकते हैं। यानी कि किसी भी तरह का सवाल पूछने का हमको राइट है। लेकिन हो क्या रहा है ना, अभी आप लोगों के मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि ये राइट तो है, लेकिन इसका एक्चुअली में कहीं ये तो नहीं है कि ये भी करप्शन के अंडर दब जाता है। देखिए क्या होता है ना, कोई भी चीज अगर ऐसी है जिसका हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो सरकार को भी पता चलता है कि ये चीज यूज में आ रही है, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग इसके प्रति जागरूक हैं। और अगर लोग इसके प्रति जागरूक हैं, इसका मतलब कि आप इस चीज को बहुत दिनों तक छुपा नहीं सकते, तो उस चीज में ट्रांसपेरेंसी धीरे धीरे बेहतर होती जाती है, इंप्रूव होती जाती है। तो इसीलिए मैं आप सबको बता रही हूँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो जगह जगह ऐसी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। हम किसी गवर्नमेंट फंडेड एनजीओ से भी सवाल पूछ सकते हैं। अभी एनजीओ क्या करते हैं, एनजीओ का तो नॉन गवर्नमेंट बॉडी होती है वो, और उसका काम होता है कि सरकारी संस्थाओं से अलग रह करके वो अपने तौर पे देश के बहुत से जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन होता है, जो ऐसा सेक्शन होता है जो कि बहुत ज्यादा प्रिविलेज नहीं है, थोड़ा शोषित है, या बहुत ज्यादा उसको एडवांटेजेस नहीं मिले हैं सरकार देश के, उनके लिए भी मतलब उनके लिए काम करता है। तो क्या, अगर आप डोनेशन ले रहे हैं, एनजीओ जनरली क्या करते हैं, डोनेशन लेते हैं, तो वो जो डोनेशन आपने लिया, क्या आप उसको सच में उन लोगों पे, अंडर प्रिविलेज लोगों के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, इस तरह के सवाल को भी बताया जा सकता है या पूछा जा सकता है। जो भी पब्लिक फंड यूज करते हैं, उससे आप इस तरह के जवाब को मांग सकते हैं। कभी किसी ने आपसे किसी भी तरीके से, आपने अगर अपनी हार्ड अर्न इनकम में से आपने कुछ दिया है, तो आपको उसको पूछने का अधिकार है। तो जैसे हमने बात करी, कोई भी डॉक्यूमेंट है, रिकॉर्ड्स है, रिपोर्ट्स हैं, ईमेल्स हैं, सर्कुलर है, कुछ भी इस तरह की चीजें हैं, या आप ना कभी कभी किसी चीज में क्या मटेरियल यूज हो रहा है, उस मटेरियल का सैंपल भी मांग सकते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि सड़क बन रही है, तो सड़क बनने के लिए किस तरह का मटेरियल यूज हुआ है ना, आप उसके सैंपल की भी दरख्वास्त कर सकते हैं, उसके लिए भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना, किस तरह का सीमेंट लगा है, किस तरह का मटेरियल लगा है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो कि आप बहुत देखिए, दो तरह की चीजें हैं जो आप नहीं पूछ सकते ना, ये बहुत जरूरी है बताना। कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो कि बहुत
इररेलेवेंट होती हैं कि आप ये नहीं पूछ सकते कि किसी पर्टिकुलर उद्योगपति का शादी का खर्चा कितना था, या उसने अपने बेटे की शादी में कितना खर्च किया, या बर्थडे पे कितना खर्च हुआ। इस तरह के इररेलेवेंट क्वेश्चन जिससे आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप नहीं पूछ सकते कि फलाना एक्टर एक्ट्रेसेस की कमाई कितनी है साल भर की, महीने भर की। दीज आर द इररेलेवेंट क्वेश्चंस, इनको पूछना जरूरी नहीं होता। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ सवाल हैं जो आप नहीं पूछ सकते, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी जहां पे हैम्पर हो रही है, ऐसा कोई सवाल जिसमें कि हमारे देश की सुरक्षा आड़े आ रही है, ऐसे सवाल आप नहीं पूछ सकते। किसी के बारे में, जैसे मैंने बोला कि पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते कि दो लोग का क्या आपस में क्या रिलेशन है, इस तरह के सवाल भी नहीं पूछे जा सकते। कैबिनेट के पेपर्स नहीं पूछे जा सकते, कैबिनेट में पेपर्स जो है उनके बारे में हम सवाल नहीं कर सकते। कोर्ट से रिस्ट्रिक्टेड जो इंफॉर्मेशन है, अगर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कोर्ट से रिस्ट्रिक्टेड है, तो उसके बारे में भी आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। और बहुत से ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, उसके बारे में भी आप नहीं पूछ सकते। लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा स्ट्रांग हो तो कुछ भी फिर भी डिस्क्लोज हो जाता है। जैसे कि जैसे मैंने बोला कि आप किसी उद्योगपति की शादी में कितना खर्च हुआ ये नहीं पूछ सकते, ठीक है। लेकिन अगर किसी सरकारी व्यक्ति ने शादी में अपने, आपको लगता है कि उसने अपनी इनकम से बहुत ज्यादा खर्च कर दिया, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ ये, तो आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि एक 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 साधारण सा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या गवर्नमेंट ऑफिसर है, या पब्लिक अथॉरिटी है, उसने इतना ज्यादा खर्च कैसे किया। तो कहीं पे अगर बहुत से लोग पूछते हैं तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज भी बन जाती है, और उसका सवाल भी फिर सरकार को या उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को, पर्सन को देना पड़ता है। तो अब थोड़ा सा हम ये भी देखेंगे कि आरटीआई को, थोड़ा सा हम इस पे हम ये देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम फाइल करते हैं, है ना। हम आरटीआई फाइल करने का तरीका क्या है देख लेते हैं। पहले तो बहुत सिंपल है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसमें देश का सिटीजन है, हम सब भारत के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं। तो हम आरटीआई के थ्रू पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या पब्लिक अथॉरिटी से हम पूछ सकते हैं कोई भी सवाल। और मजे की बात ये है कि अगर हमको ऐसा लगता है कि हमको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला, या यूं ही गोलमोल करके हमें एक तरह से नहीं बताए, सही इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो हम एपेलेट अथॉरिटी में जाकर के भी सवाल कर सकते हैं, यानी कि अपील भी कर सकते हैं। तो ये 4 बॉडीज हैं जो कि पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं, इंक्लूड हैं आपके राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी देने के लिए। पहले तो एक सिटीजन होना आपका जरूरी है देश का। आरटीआई एक्ट के अंतर्गत ही आप इस चीज को करेंगे, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से पूछेंगे, और अगर उसकी बात से आपको नहीं लगता तो फिर आप आगे जाएंगे, ठीक है। तो अब ये देखना है कि किस तरीके से हमको फाइल करना है, आरटीआई किस तरह से फाइल करते हैं। तो एक एप्लीकेशन लिखी जाती है उसके लिए। एप्लीकेशन लिखने का क्या तरीका है, हिंदी में लिख सकते हैं, अंग्रेजी में लिख सकते हैं, या फिर आप जिस भी राज्य में रहते हैं वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है उसमें भी आप लिख सकते हैं। तो हिंदी, इंग्लिश, या अपनी भाषा में, उस राज्य की भाषा में भी आप लिख सकते हैं। क्योंकि हम ये मान करके चलते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि कर्नाटक में रहने वाले व्यक्ति को हिंदी और इंग्लिश जरूर आती हो सकता है वो कन्नड़ में, अपनी मातृभाषा में अपने आप को व्यक्त करना जानता हो। तो सरकार इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये भी आपको सहूलियत देती है कि आप अपनी लोकल भाषा में भी सवाल पूछ सकते हैं। अब ये लिखना साथ में जरूरी है कि किसको एड्रेस करें, ठीक है। अच्छा, ये है ऑफलाइन मेथड, है ना, मतलब कि आप उस विभाग में जा करके आप इसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं। तो किसको एड्रेस करें, पीओ यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पीआईओ, उसको हम उससे जाकर के हम सवाल पूछेंगे। सवाल एकदम साफ होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, और पॉइंट वाइज होना चाहिए। कभी भी कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बात को कह के, अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बोलते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है। क्लियर कट शब्दों में आपको बहुत ही साफ सिंपल भाषा में ये प्रश्न अपना करना होता है, जैसे कि कितना मटेरियल लगा, किस तरह का मटेरियल लगा, उसको घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। अगर कई पॉइंट्स है, कई चीजें हैं, तो एक एक बात को आप एक एक पैराग्राफ में अलग अलग पॉइंट्स में पूछ सकते हैं।
कि एक पहले इसका जवाब दें फिर इसका जवाब दें, क्योंकि अगर आपके पास मल्टीपल क्वेश्चन है एक ही प्रॉब्लम से रिलेटेड या एक ही डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो आप उसके लिए बार बार आरटीआई नहीं फाइल करेंगे, तो आप उसके लिए एक ही आरटीआई में मल्टीपल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बहुत सिंपल सा होता है, 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर या कोर्ट फी स्टैंप लगता है। बहुत सिंपल सा होता है, 10 रुपए का, 10 रुपए से लेके 100 रुपए तक की रेंज होती है, डिपेंड करता है। गांव का है तो अलग है, शहर का है तो अलग है, मेट्रोपॉलिटन सिटी का है तो वहां पे अलग है, या डिपेंड करता है किस बीपीएल, जो लोग बिलो पावर्टी लाइन होते हैं उनके लिए पूरी तरीके से फ्री है, यानी आपको 10 रुपए का भी टिकट लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस एप्लीकेशन को आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं। जैसे कि किस तरीके से हम बोलते हैं कि क्या उसमें दिखेगा, हम ये देखते हैं किस तरीके से दिखती है। उसमें नाम और एड्रेस होता है, आपको किस डिपार्टमेंट से और क्या चाहिए ये बहुत क्लियरली मेंशन करना होता है। आप भारतीय नागरिक हैं ये लिखना भी बहुत जरूरी होता है, और 10 रुपए की जो आपने फीस लगाई है वो उसके बारे में भी आपको डिटेल लिख करके देना होता है कि आपने लिखा है, लगाई है। इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बहुत सिंपल और साफ समा तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। अच्छा, तो मैंने बोला अभी मैं आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन मैं एक लिंक भी दूंगी आपको, जिसके द्वारा आप उस लिंक पे जाकर के आरटीआई को फाइल कर सकते हैं। आरटीआई बहुत सिंपल सी है, rti.online.government.in करके ये एक साइट है जिसपे जाकर के आप इसको फाइल कर सकते हैं। सिंपली आपको रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, उसमें पूरे डिपार्टमेंट्स की लिस्ट होती है, आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से डिपार्टमेंट से आपको सवाल पूछना है। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं और 10 रुपए आप यहाँ पे ऑनलाइन पे कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप ऑनलाइन आप इसको डाल रहे हैं तो आप थोड़े थोड़े समय के बाद आप इसमें एप्लीकेशन का स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं कि क्या हुआ, कहाँ तक पहुंची मेरी जो मैंने एप्लीकेशन दायर करी थी। और आजकल हर स्टेट्स के अपने अलग अलग पोर्टल्स भी होते हैं, तो आप उनके थ्रू जाकर के भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मीडियम ऑफ रिक्वेस्ट देखना जरूरी है ना, और लैंग्वेज चूज करना जरूरी है। अगर हमें नहीं पता किसी चीज के बारे में, तो हम, अगर कोई ऐसे अनपढ़ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है या जिनको नहीं पता है, वो किसी तरह की अगर उनको असिस्टेंस की जरूरत है तो वो भी ले सकते हैं। किसके लिए ऐसे लोगों की बात होती है जो कि बहुत ज्यादा डिसेबल्ड हैं, डिसेबल्ड कहना चाहिए, या स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं, जो कि मे बी सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते, ऐसे लोग किसी का असिस्टेंस लेकर के भी आरटीआई को दायर कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम है, लिखना नहीं आता, या कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, देख नहीं पाता, तो ऐसे में आप किसी से लिखवाने की भी हेल्प कर सकते हैं। और ले सकते हैं किसी से आप इसको। अच्छा, यहाँ पे हमने फीस को भी देखा है कि हमने बात करी कि जो अच्छा ठीक है, आगे इसमें हम देखते हैं जो लोग बिलो पार्टी लाइन होते हैं उनके लिए एक तरीके से वेवर ऑफ कॉस्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम अभी यहीं रखते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आरटीआई के रिप्लाई का ना टाइम एकदम फिक्स होता है। अगर 30 दिन के अंदर आपको जवाब मिलना चाहिए, मतलब अगर आपने आज की डेट में इसको फाइल किया है, सवाल पूछा है, तो आप 30 दिन का समय देते हैं। 30 दिन के अंदर अंदर ही आपको आपका रेलेवेंट जवाब मिल जाना चाहिए। अगर मैटर किसी की लाइफ और लिबर्टी से जुड़ा हुआ है तो 48 घंटे के अंदर। देखिए, समझने की जरूरत होती है, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा सवाल है जो कि एक जनरल सवाल है जो कि आप देश के लिए जानना चाहते हैं या उसके लिए, तो आप 30 दिन का समय है। लेकिन अगर कोई बहुत इमरजेंसी है, किसी की लाइफ का मैटर है, तो 48 घंटे के अंदर आप सरकार से आरटीआई के थ्रू जवाब की उम्मीद कर सकते हैं। और अगर इसमें डिले हुआ तो ऑफिसर पर 250 रुपए पर डे का फाइन लगता है, 25,000 रुपए तक का लगता है। यानी कि अब इतना, अगर इतने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है आरटीआई, देखिए मैंने आपको क्या बताया, हमेशा ही संगठन में शक्ति होती है। हमेशा ही हमारा हमारा गणतंत्र कैसे बनता है, जब बहुत सारे लोग मिलकर के एक देश को बनाते हैं तो गणतंत्र बनता है, या बहुत सारे लोग मिलकर के बहुमत से किसी एक पार्टी के नेता को जिताते हैं या एक पार्टी को जिताते हैं तो हमारी सरकार बनती है ना, ये तो हम सब जानते हैं।
ऐसे ही अगर बहुत सारे लोग मिल करके या अलग अलग तरीके से एक तरह से प्रेशर बनाते हैं आरटीआई के थ्रू सवाल पूछने का, तो ये देखिए, ये कहने को 250 रुपए पर डे है, लेकिन आप सोचिए कि अगर हजारों लोगों ने सवाल पूछे हैं और हजारों लोगों के सवाल का जवाब नहीं मिला, तो उस पीआईओ को, उस अथॉरिटी को पर डे का 250 इंटू 1000 रुपए अगर देना पड़ रहा है, तो फिर वो झक मार के देगा। तो इसीलिए कोई भी चीज तभी सक्सेसफुल ज्यादा होने के चांसेस होते हैं जब उसमें संगठन होता है, जब उसको बहुत से लोग मिलकर के करते हैं, तो ताकत हमेशा बढ़ जाती है, मजबूती हमेशा बढ़ जाती है। तो हमने देखा कि 250 रुपए का फाइन पड़ जाता है पर डे का, और मैक्सिमम 25,000 तक ये फाइन जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको जवाब नहीं मिलता या फिर आप उस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप उसको, उसके लिए अपील भी कर सकते हैं। अपील आपकी कई तरह की होती है, फर्स्ट अपील है, सेकंड अपील है, थर्ड अपील है, इस पे हम बात करेंगे। यानी कि अगर आपका एक बार में नहीं हुआ, किसी तरीके से एक बार में नहीं उन्होंने माना, तो फिर आप इसके लिए दोबारा अपील भी कर सकते हैं। और अगर एक अपील के बाद भी ऐसा हुआ कि फर्स्ट अपील कैसे करनी है, सेम डिपार्टमेंट के हायर ऑफिसर को, यानी कि आपने पहली बार अपील करी, आपका उन्होंने आपके बात का जवाब दिया, और जो नहीं दिया, और अगर दिया भी तो वो आपको रेलेवेंट नहीं लगा, तो आप उसके लिए अपील कर सकते हैं। अपील, पहली अपील कहाँ करेंगे, सेम डिपार्टमेंट के हायर ऑफिसर को। उसके बाद सेकंड अपील करेंगे, अगर वहां से भी आपको संतुष्टिपूर्व जवाब नहीं मिला, तो फिर आप वहां से क्या करेंगे, सेकंड अपील करेंगे। और सेकंड अपील कहाँ करेंगे, सेट या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को आप सेकंड अपील करेंगे। और अगर वहां से भी आपको नहीं सही जवाब मिलता है, तो फिर आप सेक्शन 18 आरटीआई एक्ट के सेक्शन 18 के अंतर्गत कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। कंप्लेंट फाइल करने से ये जो मैटर सिर्फ आरटीआई का था, ये आरटीआई का ना होकर के ये मामला कोर्ट में चला जाता है। तो अब सिर्फ पीआईओ की जिम्मेदारी नहीं बनती, बल्कि कोर्ट की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको आपका न्याय दिलाए, और जो भी आपने सवाल पूछा है उसको दिलाए। अच्छा, अब पब्लिक अथॉरिटी के क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं, इसको हम समझते हैं। देखिए, जब भी हम ये मान के चलते हैं कि अगर सरकार का कोई भी विभाग है, कोई भी डिपार्टमेंट है, तो हम ये मान के चलते हैं कि उसने ये काम किया होगा। क्या किया होगा, रिकॉर्ड्स जो भी उनके पास आते हैं उसको उन्होंने मेंटेन किया होगा। जैसे कि हॉस्पिटल अथॉरिटी है, तो हॉस्पिटल में कौन सा व्यक्ति, अगर सरकारी हॉस्पिटल है या प्राइवेट भी है, तो कौन सा व्यक्ति कौन सी बीमारी के लिए कौन सी डेट को कहाँ पे कौन से अस्पताल में एडमिट था, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के पास होनी चाहिए, और उस हॉस्पिटल की इंफॉर्मेशन उस सरकारी विभाग के पास होनी चाहिए। तो एक तरह से पूरी हायरार्की चलती है, नीचे से लेके ऊपर तक। अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स ठीक से मेंटेन्ड हैं, नीचे लेवल से लेके ऊपर के लेवल तक, तो कहीं भी बीच में लूप होल होने के चांसेस हो नहीं सकते। लेकिन क्योंकि होता ही है, सब बहुत आसानी से, बहुत कैजुअली लोग इस चीजों को लेते हैं, तो ऑब्लिगेशन क्या है पब्लिक अथॉरिटी का, कि वो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करे। रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना बहुत जरूरी है कि आज से कोई 10 साल पहले भी अभी क्या होता है, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना क्यों जरूरी होता है, बहुत से रीजंस तो आप समझते ही हैं। कभी कभी ये भी हो जाता है कि कोई कानूनी कार्यवाही करनी है, किस पर्टिकुलर डेट पे कौन सा व्यक्ति कहाँ पे था, ये भी जानना जरूरी है, तो भी हमको वो उसके रिकॉर्ड्स के थ्रू पता चल जाता है ना। उसने कौन सी दवाई खरीदी, उसने क्या किया, कौन सी ड्रग्स खरीदी, कौन से हॉस्पिटल में एडमिट था, या उसने कहाँ पे उसने क्या गलत काम किया, हमको सारा डिटेल्स मिल सकता है अगर हमारे विभागों के पास हमारी डेटाबेस जो है वो प्रॉपरली मेंटेन्ड हो। साथ में अब जब से डिजिटल का जमाना आ गया है, तो कंप्यूटराइजेशन होना भी रिकॉर्ड्स का बहुत जरूरी होता है। तो अब तो, पहले तो फाइल्स होती थी, आप लोग तो सब लोगों ने देखा है वो वक्त जब फाइल में हम लोग सारी इंफॉर्मेशन लिखा करते थे, और अभी कंप्यूटराइज्ड है, तो वो भी एक तरह से उसका इंफॉर्मेशन होना भी बहुत जरूरी है। और क्या वो जो कंप्यूटराइजेशन है, जो रिकॉर्ड्स रखे जा रहे हैं, क्या वो पूरे देश से कलेक्ट किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल पे पहुंच रहे हैं रिकॉर्ड्स, या डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल से सेंट्रल लेवल पे क्या रिकॉर्ड्स पहुंच रहे हैं कि नहीं, ये मेंटेन करना पब्लिक अथॉरिटी का काम है। प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, अपडेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अंडर दीज 7 सब क्लॉजेस। इसको थोड़ा सा, ये टेक्निकल है, हम इसको ऐसे समझेंगे कि किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर,
उसको डिस्क्लोज करेंगे इतना जितना कि मांगा गया है ना। जैसे कि आपने जो मांगा उतना ही इसको हम डिस्क्लोज करेंगे, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें एक सरकारी विभाग को अपने पास सेव करके रखनी होती है। जैसे कि मैंने पूछा कि इस सड़क में पर्टिकुलरली कौन सा सीमेंट यूज हो रहा है, तो अब अथॉरिटी आपको ये नहीं बताएगी कि आंध्र प्रदेश में जो बनी थी उसमें तो ये हुआ था, इसमें नो कंपैरेटिव स्टडी है ना। वो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देगी, कंपैरेटिव एनालिसिस आप खुद करिए या नहीं करिए ये आपके ऊपर है, लेकिन उतना ही डेटा आपको देगी जितना देना जरूरी है। पब्लिश ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स व्हाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज और अनाउंसिंग द डिसीजंस व्हिच अफेक्ट पब्लिक। तो ये सब इतना ज्यादा डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अच्छा, इसको भी देख लेते। प्रोवाइड रीजंस फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉसी जुडिशियल डिसीजंस टू अफेक्टेड पर्संस। कॉसी जुडिशियल क्या होता है? कुछ फैसले जुडिशियली होते हैं, कुछ फैसले सरकार के द्वारा किए जाते हैं, कुछ जुडिशरी के द्वारा किए जाते हैं, कुछ सरकार के द्वारा किए जाते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा किए जाते हैं। तो जब दो तरह के कॉम्बिनेशन से मिलकर के कोई फैसला जारी होता है उसको हम कहते हैं कॉसी। कॉसी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू अथॉरिटीज, दो अथॉरिटीज का कॉम्बिनेशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉसी जुडिशियल डिसीजन बताना जिसकी वजह से लोग अफेक्टेड हो रहे हों, तो वो डिसीजन बताने का काम भी करता है। डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अब कोई भी, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि सूचना जनहित में जारी, ये बहुत बार हम लोग देखते हैं, है ना। तो न्यूज़पेपर में आता है, हमारे टीवी के जो दूरदर्शन के चैनल्स हैं या वैसे भी बहुत से चैनल्स में आता है, वो सूचना जो कि जनहित के लिए बहुत जरूरी है, वैसी सूचनाएं बीच बीच में सरकार ना निकालती रहती है, और उनका काम है निकालना, उनका ऑब्लिगेशन है, उनके लिए जरूरी है कि वो जो भी जनता की जानकारी के लिए जरूरी है वो सारी इंफॉर्मेशन को वो लार्ज फॉर्म में, बड़े फॉर्म में लोगों तक पहुंचाएं ना। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो लार्ज फॉर्म में पहुंचाने का क्या तरीका है? न्यूज़पेपर के थ्रू पहुंचाया जाएगा, टीवी एड्स के थ्रू पहुंचाया जाएगा, नोटिस के थ्रू पहुंचाया जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये कुछ रेलेवेंट चीजें जहां मैं इसमें से निकाल देती हूँ। हाँ, चलिए, ये भी हमने देखा कि किस तरीके से, हमने बात कर भी ली थी लेकिन फिर से हम इसको देख लेते हैं कि डिसेमिनेशन, डिसेमिनेशन का मतलब होता है प्रसारण। तो किसी भी इंफॉर्मेशन का प्रसारण, देखिए एक तो चीज होती है, हमने बात करी आरटीआई के थ्रू हम 1-to-1 सवाल कर सकते हैं, मैं अपना पर्सनल लेवल पे, या अच्छा कौन कौन कर सकता है ये भी शायद रह गया, इसको हम देख लेते हैं। मैं एज एन इंडिविजुअल सवाल कर सकती हूँ, मैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन सवाल कर सकती हूँ, हम एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत सब लोग मिल के सवाल कर सकते हैं, या एक गवर्नमेंट बॉडी दूसरी गवर्नमेंट बॉडी से सवाल कर सकती है, एक लोअर बॉडी गवर्नमेंट की दूसरी हायर बॉडी से सवाल कर सकती है, एक हायर बॉडी लोअर बॉडी से सवाल कर सकती है। हालांकि हायर बॉडी को लोअर बॉडी से सवाल करने के लिए आरटीआई की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसके अलावा देयर आर मेनी सेक्शंस जहां पे कि आप पूछ सकते हैं। और हमको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है? जैसे मैंने बोला, डिसेमिनेशन कैसे होगा? नोटिस बोर्ड्स के थ्रू हो जाता है, जगह जगह नोटिस बोर्ड कैसे लगेंगे? जैसे कि सपोज किसी पर्टिकुलर विभाग में कोई नई सूचना जारी हो रही है, कोई नया एक्ट शुरू हुआ है, कोई नया लॉ बाय लॉ शुरू हुआ है, तो उसको आप उस विभाग के नोटिस बोर्ड पे लगा दें। दिस इज वन वे, उस तरीके से हो सकता है। न्यूज़पेपर्स के थ्रू हो सकता है, न्यूज़पेपर में आप जारी कर सकते हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं, है ना, पब्लिक अनाउंसमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप पब्लिक अनाउंसमेंट कर सकते हैं। मीडिया ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। मीडिया ब्रॉडकास्ट कैसी होती है कि रेडियो के थ्रू या टीवी के थ्रू, जिस तरीके से भी हो, और आजकल इंटरनेट है तो इंटरनेट के थ्रू भी हो जाता है। और किसी भी अदर मीन्स में विच इंक्लूड्स इंस्पेक्शन ऑफ ऑफिसेस ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी, अगर किसी भी तरीके से किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के ऑफिसेस का हमको इंस्पेक्शन करना है, वो उसके थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन को डाल सकते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी में हम इस चीज को डाल सकते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी के थ्रू ये हो सकता है। तो देयर आर मेनी वेज जिससे कि इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है ना। तो ये है। अच्छा, अब क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उनको क्या करना है? उनको डील करना है रिक्वेस्ट को
और रेंडर रीजनेबल असिस्टेंस टू द पर्सन सीकिंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आ जाती है वो जिम्मेदारी पब्लिक ऑफिसर की कि उसको जिसने भी सवाल पूछा है उसके सवाल को सुन करके उसको सही जवाब देना भी उसकी जिम्मेदारी होती है ना। रिसीव एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन विथ फी, उसका काम है कि जितनी भी आरटीआई से रिलेटेड उसके पास एप्लीकेशन आ रही है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन की डिमांड की जा रही है या जो भी इंफॉर्मेशन उसमें दी गई है क्या वो कंप्लीट है कि नहीं है, और जो फीस उसमें जितनी लगनी थी वो भी लगी है कि नहीं, ये भी एक पब्लिक ऑफिसर पब्लिक इंफॉर्मेशन पीआईओ देखता है। अगर आरटीआई लिखने में किसी को असिस्टेंस की जरूरत है, जैसे हमने बात करी कुछ लोग स्पेशली एबल्ड होते हैं लोग, या किसी को नहीं पता या कोई जानकारी लेना चाहता है, तो वहां पे भी वो उसके लिए भी वो असिस्टेंस देता है पीआईओ। If the application pertains to other PA, transfers the same and intimate the application. अगर जो एप्लीकेशन है ना वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट की है, दूसरे पब्लिक अथॉरिटी की है, लेकिन वो हमारे पास आ गई है, तो उसको हम ऐसे मतलब पूरी तरीके से उसको डिस्कार्ड नहीं कर देंगे, बल्कि उस पीआईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दूसरी पब्लिक अथॉरिटी में भी उसको ट्रांसफर कर दे और इंटीमेट कर दे कि दिस हैज बीन डन, ऐसा किया गया है। Shall render reasonable assistance to the sensibly disabled persons in inspection. जिन लोगों को मैंने बताया स्पेशली एबल्ड होते हैं उनके लिए भी अलग तरीके से काम को किया जाता है। तो ये है काफी हद तक इसमें मेरे ख्याल से जितनी मेन इंफॉर्मेशन है वो आप तक लोग पहुंच चुकी है अंदर। अच्छा, इसमें हम एक चीज को और देख लेते हैं, इसको अभी हम हाँ एक बस इसको फाइनली और देख लेते हैं कि डिस्पोज कब होती है रिक्वेस्ट। विद इन 30 days in general cases, within 48 hours where the information sought for concerns the life and liberty of a person। जहां पे एक जनरल इंफॉर्मेशन है वो 30 दिन में आपको मिल जाती है। जहां किसी की लाइफ और लिबर्टी की बात आती है, फॉर एग्जाम्पल किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई सवाल है, और अगर जल्दी जवाब नहीं मिला तो उसकी जान पे बन सकती है, ऐसे केसेस में हम फास्ट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मांग सकते हैं, तो उसमें 48 आवर्स तक का बात होती है। सेंड इंटीमेशन टू द एप्लीकेंट अबाउट द फी टू बी पेड फॉर फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन। ये भी काम है पीआईओ का कि अगर ढंग से वो नहीं लगा है तो आप इंफॉर्मेशन पास करिए कि इसमें टिकट जो 10 रुपए का था वो नहीं लगा है। The period intervening between the dispatch of the intimation and payment of fees shall be excluded। ये सारी इन सब डेज को हम हटा देते हैं जहाँ पे डिस्पैच से रिलेटेड प्रॉब्लम आई या कुछ भी हुआ तो। अच्छा चलिए, एनीवे इसको हम यहाँ पे अभी मैं आई विल स्टॉप इट। ये एक गाइडलाइन है आरटीआई की कि किस तरीके से आरटीआई को ऑनलाइन आप डाल सकते हैं। तो गाइडलाइन फॉर यूज ऑफ आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल, तो ये इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। दिस वेब पोर्टल कैन बी यूज्ड बाय इंडियन सिटीजन्स टू फाइल आरटीआई। सिटीजन होने चाहिए आप इंडिया के, तभी आपको राइट बनता है। ऑनलाइन एंड ऑल्सो टू मेक पेमेंट फॉर आरटीआई एप्लीकेशन, फर्स्ट अपील कैन ऑल्सो बी फाइल्ड ऑनलाइन। देखिए दो चीजें हमने देखी कि हम ना अगर हमको आरटीआई डालनी है तो हम ऑनलाइन डाल सकते हैं, और फर्स्ट अपील भी हम ऑनलाइन डाल सकते हैं। अच्छा, और क्या है गाइडलाइन? एन एप्लीकेंट हु डिजायर्स टू ऑब्टेन एनी इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट कैन मेक अ रिक्वेस्ट थ्रू दिस वेब पोर्टल टू द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी व्यक्ति इस पोर्टल के थ्रू, इस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू किसी भी मिनिस्ट्री से, सरकार के किसी भी महकमे से कोई भी सवाल, रेलेवेंट सवाल पूछ सकता है ना। रेलेवेंट सवाल पूछना जरूरी है, इररेलेवेंट सवाल नहीं हो। उसके पीछे भी एक रीजन है। अगर हम यूं ही इसको मजाक समझ के ऐसे सवाल पूछते रहेंगे जिसका बहुत ज्यादा कोई रेलेवेंस नहीं है, तो इन अथॉरिटीज के ऊपर क्या होता है ना, वर्क बर्डन ज्यादा होता है। वर्क बर्डन अगर ज्यादा हो जाएगा तो काम में पेंडेंसी होगी, वैसे ही हमारे यहाँ पेंडेंसी बहुत हो जाती है, काम में डिले होता है, तो वो डिले भी एक तरह से बढ़ जाता है। इसलिए बार बार ये कहा जाता है कि सवाल आप कुछ भी पूछें, लेकिन वो सवाल होने चाहिए रेलेवेंट, वो जरूरत के होने चाहिए। अच्छा, जब आप ये सवाल पूछ लेते हैं, ऑन क्लिकिंग एट सबमिट रिक्वेस्ट द एप्लीकेंट हैज टू फाइल द रिक्वायर्ड डिटेल्स ऑन द पेज दैट विल अपीयर। जैसे ही हम करते हैं ना, सबमिट रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स आते हैं
वो उसको हमें फिल करने होते हैं। द फील्ड मार्क्ड, ये जो ऐसे क्रॉस सा बना होता है, आर मैंडेटरी व्हाइल द अदर्स आर ऑप्शनल। तो कभी भी आप चाहें तो ट्राई करके भी देखिएगा ऐसे ही शौकिया, मतलब इन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के साथ, कि क्या होता है। तो इसमें जहाँ पे क्रॉस लगा होता है, ऐसे स्टार सा बना होता है रेड कलर का, वो इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी होती है, देनी बहुत जरूरी होती है। और बाकी जिसपे नहीं लगा है उसको आप चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। द टेक्स्ट ऑफ द एप्लीकेशन में बी रिटन एट द प्रिस्क्राइब्ड कॉलम, जहां पे जो कॉलम बना है वहां पे वही चीज लिखी जाए तो सही रहेगा। अच्छा, 3000 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं लिख सकते, यानी कि जो भी आपको अपनी बात कहनी है, इसीलिए बोला जाता है कि सवाल को बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही सही अंदाज में पूछा जाए, बहुत ज्यादा गोल गोल घुमा के नहीं। क्योंकि अगर आपने उस सवाल के पीछे का बैकग्राउंड लिखने की कोशिश करी तो बैकग्राउंड बहुत बड़ा हो जाता है, और जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना उसको आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी है, उसको आपके बैकग्राउंड से मतलब नहीं है। हाँ, अगर बहुत जरूरी है उस बारे में बताना कि ये सवाल पूछने के पीछे क्या रीजन है, सो दैट आसानी हो जाए जवाब मिलने में, तो आप देख सकते हैं। तो इसके लिए 3000 कैरेक्टर्स की इन्होंने लिमिट बांध रखी है। 3000 में आप अपनी बात को कह ही देते हैं। कोई भी अल्फाबेट जो A to Z होता है, चाहे वो कैपिटल लेटर हो या स्मॉल लेटर हो, 0 to 9 अल्फाबेट्स हो, और कुछ कैरेक्टर्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारे रिटन में, राइटिंग में हम अक्सर यूज करते हैं, वो स्पेशल कैरेक्टर्स हम उसको हम यूज कर सकते हैं। अगर कोई एप्लीकेशन, जैसे मैंने बोला, 3000 कैरेक्टर से ज्यादा हो जाती है, इसको आप अपलोड कर सकते हैं अटैचमेंट के थ्रू बाय यूजिंग कॉलम सपोर्टिव डॉक्यूमेंट। तो अगर आपको लगता है, कभी ये भी आपको लगता है कि आपको कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भी देने की जरूरत है, तो उसको भी आप इसके साथ में अटैच कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन उसको आपको अटैचमेंट के थ्रू डालना होगा। जो इसमें लिखने वाला स्पेस है, प्रिस्क्राइब्ड प्लेस है, वहां पे आप 3000 के अंदर अंदर ही कैरेक्टर्स को लिखेंगे। ये बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन है। डू नॉट अपलोड आधार कार्ड और पैन कार्ड और एनी अदर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। बीपीएल कार्ड के अलावा आरटीआई आपसे कभी भी कुछ और नहीं मांगेगा, तो उसके अलावा आप कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दीजिए। आफ्टर फिलिंग द फर्स्ट स्टेज, द एप्लीकेंट हैज टू क्लिक ऑन मेक पेमेंट टू मेक द पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फीस। जैसा कि मैंने बताया कि 10 रुपए से लेके 100 रुपए की फीस तक की ये एक वो होती है, लिमिट होती है। वो डिपेंड करता है, ग्राम पंचायत है तो 10 रुपए है, थोड़ा शहर है तो विद इन 100 रुपीज से ज्यादा नहीं होती है। तो आप इसको डाल सकते हैं। अम, तो इसमें आपको एक तरीके से क्लिक करके आप मेक पेमेंट करेंगे तो उसमें 10, 15, 20 रुपए जो भी आपसे मांगा जाएगा वो आप देंगे। अगर बिलो पार्टी लाइन है तो नो पेमेंट विल बी आस्क्ड फॉर। और ग्राम पंचायत में भी, ग्राम का जो, ग्राम के लेवल पे भी कोई फीस नहीं होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, द एप्लीकेंट कैन पे द प्रिस्क्राइब्ड फी थ्रू द फॉलोइंग मोड्स। कैसे भी कर सकते हैं पेमेंट, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई आप लोग सभी यूज कर ही रहे हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस किसी भी तरीके से आप वो 10-20 रुपए जो भी बनता है। फी फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन इज एज प्रिस्क्राइब्ड इन द आरटीआई रूल्स। अभी जब हम पहले अपनी फाइल जो हम शेयर कर रहे थे उसमें था कि हर सेक्शन में लिखा हुआ है कि किस व्यक्ति को किस तरह का, मतलब वो डिपेंड करता है समाज के किस तबके से आप बिलोंग करते हैं, तो कोई व्यक्ति कितना पे करेगा उसका पूरा इंफॉर्मेशन आपको एक्ट के अंदर मिल जाता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप देख करके उसको समझ जाते हैं, या आजकल की डेट में तो आप इंटरनेट से पूछ भी सकते हैं। अच्छा, आफ्टर मेकिंग पेमेंट एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड। आफ्टर मेकिंग पेमेंट अगर एप्लीकेंट को रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है तो एप्लीकेंट को एडवाइस किया जाता है कि वो 24 से 48 घंटे तक वेट करे रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करने के लिए। क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा आफ्टर रिकंसिलिएशन, यानी कि आपकी इंफॉर्मेशन को पहले जब कंफर्म कर लिया जाएगा, उसको रिव्यू कर लिया जाएगा, आपने जो भी इंफॉर्मेशन डाली है वेदर दैट इज करेक्ट और नॉट, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है। तो इसमें वेरी करता है, 24 घंटे से 48 घंटे हो सकता है, पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा हर तरीके से। तो आपको थोड़ा सा वेट करना होता है इसमें। डू नॉट मेक एडिशनल अटेम्प्ट टू मेक पेमेंट अगेन। अगर आपको लग रहा है कि एक बार में नहीं हुआ तो 24 से 48 घंटे के बीच में दूसरा पेमेंट नहीं करिए, और इस तरीके से है। तो सबमिशन और एप्लीकेशन हो सकती है वेब पोर्टल के थ्रू आप कर सकते हैं। इसकी मैं अभी आपको वो दे देती हूँ, ये मैं चैट बॉक्स में ये डाल देती हूँ, आप लोग चाहे तो इस लिंक पे आप लोग
करके देख सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाता है ना, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। सुषमा जी आप थोड़ा लेट आए। व्हाट इज आरटीआई? राइट टू इंफॉर्मेशन है, इस पे हम बात कर रहे थे, आज आपका मिस हो गया लगता है। तो अभी तो बिल्कुल खत्म होने की कगार पे है, इसकी रिकॉर्डिंग जरूर आ जाएगी, तो आप जरूर देखिएगा। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में हम बात कर रहे थे, और जब हम इसमें आगे जाते हैं, क्योंकि मैं इसको शेयर कर रही हूँ, जब ये सारी चीजों के बाद हम इसको सबमिट करते हैं, तो ये हमारा, वो हमारी गाइडलाइंस थी, ये हमारा फॉर्म है जिसका मैंने आपको डिटेल दिया था। तो इस पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं, अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं, सिक्योरिटी कोड डाल करके आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, और आप इस तरीके से इसके बारे में जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मोटे मोटे तौर पे है। इसके अलावा अगर मुझे इससे ज्यादा इसमें बहुत, जब आप इसके फॉर्म को भरने लगते हैं ना, बहुत ही सिंपल फॉर्म होता है, बहुत ज्यादा इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। तो आप चाहें तो इसके बारे में रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। इससे, इसके बारे में अगर कोई कुछ भी सवाल करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं, हाँ जी, एक सेकेंड मैम, एक सेकेंड, ये मैं आपको जी, हाँ जी, जी सुषमा जी बताइए। ये हम लोग के लिए थोड़ी ना नहीं है, नहीं मैम, ये अदर कास्ट। मैम ये ना, ये एक्चुअली हमने शुरू में इसके बारे में बात की थी, ये हम सबके लिए है। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है ना, देखिए कानूनी चीजें, हमने शुरू में ये बात बोली कि हम नहीं चाहते कि किसी को भी कानूनी दांव पेचों में पड़ने की जरूरत पड़े, लेकिन जरूरत कभी भी पड़ सकती है ना। तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कोई भी पर्टिकुलर विभाग के द्वारा, किसी डिपार्टमेंट के द्वारा अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, या हमें प्रॉपर वो इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है, तो आरटीआई तो आज की डेट में ना मैम सब लोग छोटी छोटी बातों पे डाल देते हैं, और मतलब डालना जरूरी भी है। मैं अभी यही बात मैंने मैटर में भी कही, अभी शुरू में बोला इस चीज को, कि डालना जरूरी भी है। क्योंकि जितना ज्यादा हम इस फैसिलिटी का यूज करेंगे ना, उतना ज्यादा सरकार को ये डर बना रहेगा कि हम कुछ भी भ्रष्टाचार या करप्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आप सवाल, जनता जागरूक है और जनता सवाल पूछ रही है ना। तो कभी हमें लॉ में केस तो हम तब करते हैं जब हमारे ऊपर कोई बात आ जाती है, लेकिन सवाल तो हम कभी भी पूछ सकते हैं ना। आप देखेंगे बहुत से ऐसे स्कूल्स होते हैं, सरकारी स्कूल है जहाँ पे पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, तो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में सवाल पूछ सकते हैं, इस पर्टिकुलर गांव के पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, टीचर्स टाइम पे क्यों नहीं आ रहे, या एनीथिंग लाइक दैट, नो, राशन क्यों नहीं मिल रहा है लोगों को। या मैंने अपना पर्सनल भी पूछ सकते हैं कि मैंने अपना मकान बनवाया था तो मुझे सरकारी इतना कुछ मिला था, या ऐसे, या मेरे बैंक में पैसे थे, वो सरकारी बैंक था तो वो क्यों नहीं टाइम पे। आरटीआई आप अपने देश के किसी भी विभाग से कभी भी डाल करके उनसे इंफॉर्मेशन कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो ये है। ठीक है, शुभ्रा जी आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे। आप क्या वर्किंग है, आप किसी सरकारी उसमें है क्या? अच्छा नहीं, लेकिन आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे, तो मुझे वही लगा कि शायद होता है ना, पर्सनल इंटरेस्ट हो जाता है लोगों का, वो है। तो आरटीआई से संबंधित कोई भी चीज आपको लगे मैम, इस वीडियो को हम डालेंगे, अपलोड होगा ये, तो उसके बाद इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो, बल्कि मैं ये कहूंगी, जैसा कि मैं कहानियों में कहती हूँ कि अगर कोई पर्टिकुलर कहानी सुननी हो, ऐसे ही मैं यहाँ पे भी बोलूंगी मैम कि अगर कुछ पर्टिकुलर चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं, अभी बता सकते हैं, मैसेज बॉक्स में, या डायरेक्ट बता सकते हैं, या कहानियों में हम मिलते हैं तो वहां बता सकते हैं कि अब की बार इस पे लीजिएगा, तो पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन तरह से। वैसे तो खैर ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक्चुअल मेरे क्या है, एक मकान को खाली कराने के लिए केस चल रहा है, ठीक है। तो पहले बोलते हैं न्यू रूल से जल्दी खाली हो जाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है, मकान मालिक को मिल ही जाता है। बट अब ये मैं ये देख रही हूँ कि एक कौन सा लोअर कोर्ट से हम हो गया हमारा, हम है ना, जीत गए हम लोग। अब नेक्स्ट कोर्ट में लग गया, और वो पता है साल भर होने को आ गया, जज साहब बैठते ही नहीं है। हाँ यही तो होता है, जो यही सब तो इश्यूज, इसके प्रैक्टिकल लिए इश्यूज। हाँ, हाँ, साल होने को आ गया। लेकिन जो लोअर कोर्ट है वहां से एग्जीक्यूशन नहीं हुआ था क्या? एग्जीक्यूशन मतलब
मतलब कि क्या होता है कि जब कोर्ट कोई ऑर्डर देता है, रजनी जी कुछ पूछिए। हाँ, जैसे कोर्ट में कोई ऑर्डर जब फाइनल डिक्री देता है ना कोर्ट, तो उसके हाँ, बाद हाँ। फिर आप एग्जीक्यूशन कराता है कोर्ट। तो कोर्ट से ही लोग जाते हैं, पुलिस अथॉरिटी जाती है, बेलिफ जाता है जो वहां पे जाकर के खाली कराता है। ये आपका नहीं, वो 3 महीने, 1 मिनट, मैं जो मेरे को थोड़ी सी डिटेल पता है कि 3 महीने का उसको टाइम दिया गया था। उस 3 महीने के अंदर ही उसने अब हाई कोर्ट में उससे कर दिया। ऊपर डीजे कोर्ट में अपील कर दी। अच्छा ठीक है, वो ठीक चीज है, थी। तो वो चल तो रहा है अब भाई। ये आपको कि कैसे इसकी भी कोई चीज होती है कि भाई वो भी तो बैठे जज साहब कभी। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं मैम। इसके लिए आप अथॉरिटी में जाकर के आप आरटीआई डाल सकते हैं कि व्हाई इट इज नॉट बट बीइंग। वो हमारे अगेंस्ट तो नहीं हो जाएंगे अगेंस्ट तो देखिए ये है कि अगेंस्ट तो नहीं होंगे, क्योंकि अभी वहां जज कोई बैठ ही नहीं रहा है या जज छुट्टी पे है, तो आप किसको बोलेंगे? नहीं, तो आप वो ऐसे ही ना, अरे आपका तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो पता है जी हमारी कोई गलती नहीं है, हम सब पेपर वर्क पे ढंग से जी चल रहे हैं। जी 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 बट अब जो होता है वो लोअर कोर्ट के जज के जजमेंट पे ही होता है, जो भी आगे होगा जी, प्रोसेस। तो वो बैठे तो मतलब सुने तो सही, कभी वही चीज है कि करते करते उन्होंने साल निकाल दिया। हाँ, वैसे आप चाहे तो आरटीआई डाल सकते हैं, इट वोंट गो अगेंस्ट यू, ये आपके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर वही ग्राम प्रधान यही बात डर लगता है आप थोड़ा सा। अपनी बात किस जी जी हाँ, सही बात है। रजनी जी पूछ रहे हैं, अगर ग्राम प्रधान बात नहीं सुन रहा हो तो अपनी बात किस हायर अथॉरिटी से कहें? मैम, इसके लिए भी ना आपको आरटीआई फाइल करनी होगी, और जो भी आपका मुद्दा है, जैसे जो भी आपका इशू है, जो आपको ग्राम प्रधान से प्रॉब्लम है, उस मुद्दे को आप हायर अथॉरिटी में जब आप आरटीआई फाइल करते हैं ना, तो आपके सामने डिपार्टमेंट का नाम आता है, तो आप उसी ग्राम पंचायत के डिपार्टमेंट को आप इसको जाकर के इसमें कंप्लेंट को डाल सकते हैं। या राइट टू इन्फॉर्मेशन तो बेसिकली ना सवाल पूछता है कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है। वो कंप्लेन हमने अभी देखा था ना, अगर आपने नोटिस किया हो, सबसे लास्ट में मैंने एक बात बोली थी कि हम आरटीआई डालते हैं, अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो दूसरी डालते हैं, अपील डालते हैं। पहली अपील, दूसरी अपील, दोनों अपील जब नहीं होती है, पहली अपील सेम डिपार्टमेंट में, दूसरी अपील कमीशन में, दोनों से नहीं होता, तो तीसरा हम क्या करते हैं, हम कंप्लेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको आरटीआई डालनी है कि ये क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ पे अटक रहा है, जो भी आपका परेशानी का मुद्दा होगा रजनी जी। तो ये है, तो आरटीआई सवाल पूछता है, अगर सवाल पे काम नहीं हो रहा है तो फिर हम उसके लिए कंप्लेंट डालते हैं, लेकिन वो थर्ड अपील में आ जाता है। तो सबसे पहले तो हमको सवाल पूछना है, सवाल के लिए आपको जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ग्राम प्रधान के लिए आप कहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं, ग्राम परिषद में या किसी तरीके से ना ग्राम परिषद में सवाल पूछा जा सकता है। तो वो चीज है। ठीक है, इसी के साथ हम करते हैं आज के सेशन को एंड। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, और बढ़िया है। ऐसे ही अगली बार कुछ और लेकर के आऊंगी जो कि रेलेवेंट होगा। कब अभी आपको कुछ जरूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं, कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कमिंग। कुछ भी इससे रिलेटेड होगा तो डेफिनेटली हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले हफ्ते इसी जगह पे। और बाकी मैं कहानियों के चैनल पे आती रहूंगी, जो लोग कहानियां सुनते हैं वो वहां पे मुझसे जरूर मिले। बीच में 2-3 दिन तो हमारा वहां मिलना भी हो जाता है। ठीक है।